वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3 क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में 2022 का क्लास 10th का मॉडल सेट लेके आया हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और वो 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उर्दू सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, साबित होगा। और अगर आप बिहार डीएलएड 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, तो फिर आपके लिए ये भी मुफ़ीद साबित हो सकती है। क्योंकि आपका लेवल जो है, जो डीएलएड की जो एंट्रेंस की जो लेते हैं बिहार बोर्ड, तो उसमें क्या होता है कि लेवल आपका मैट्रिक लेवल है। तो उर्दू लैंग्वेज है, तो उसमें उर्दू में जो मैट्रिक के बुक में जो है किताब के अंदर दरख्सा और रोशनी, उसमें से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है? तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेन फ़ोकस है बिहार डीएलएड प्लस और क्लास 10th 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले तालिबे इल्म है, उसके लिए है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन लिया है और 100 सवाल के अंदर क्या है कि आप लोगों को जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। और पहले आप क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें, अपने आप को जाँचें भी कि आप कितने पानी में हैं, कि आप पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं या कम है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि मेरा पहला नंबर क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि खुदाए अज़ोज़ल में खुदाए अज़ोज़ल में, है ना, ज़ू अल जलाल, है ना, किसके लिए आया है? तो ये आप किसके लिए आया है? ज़ू अल जलाल किसके लिए आया? सवाल का ऑप्शन है यहाँ पे कि बुजुर्गान दीन के लिए, या अंबिया इकराम के लिए आया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है, या खुदा के लिए आया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बुजुर्गान दीन, तो बुजुर्गान दीन की जब बात की जाती है, तो जब मनकबत की बात होती, तब जाके आपका बुजुर्गान दीन की बात होगी। तो मनकबत मनकबत बुजुर्गान दीन की जब बात की जाती है मनकबत के अंदर, ठीक है, और अंबिया इकराम की भी बात जो की जाती है, तो ये भी आपका मनकबत के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, मनकबत के अंदर है। तो बुजुर्गान दीन या वली अल्लाह के बारे में या अंबिया इकराम के बारे में, है ना, सहाबा इकराम के बारे में जब बात की जाती है, तो वो आपका मनकबत के अंदर आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जिस नज़्म के अंदर ज़िक्र किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं। क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और उसके बाद जाके खुदा की जिसके अंदर ज़िक्र किया जाता है, उसे हम हम्द कहते हैं। है ना? तो जैसे कि यहाँ पे आपका पहले ही सवाल के अंदर ही इंडिकेट कर दिया गया था कि हम्द खुदाए अज़्ज़वजल में, तो हम्द की बात कर गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका कि शबनम कमाली क्या है? तो शबनम कमाली के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर आपका क्या है? ठीक है? तो पहला सवाल यहाँ पे ऑप्शन है कि उर्फ़, शबनम कमाली क्या है? तो उर्फ़ है, या खिताब है, या आपका तखल्लुस है, या लक़ब है। तो अब हम ये चारों ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले खिताब की बात अगर करें हम, तो खिताब क्या होता है? जब किसी अंजुमन के द्वारा या बादशाहों के द्वारा, है ना, उसकी मतलब आप समझ लीजिए कि अमीर की तरफ से जो कोई इनाम दिया जाता है, ठीक है? तो उसके लिए जो इनाम दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं खिताब। ये किसी आपका कॉन्वेंट्स के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी जिसको अंजुमन कहते हैं, अदारा कहते हैं, उसके ज़रिया मिल सकता है आपको, है ना? तो ऐसे ही इसी को हम क्या कहते हैं? आपको खिताब कहते हैं। ठीक है? बादशाह या अंजुमन या अमीर लोगों की तरफ से जो चीज़ दिया जाता है तोहफ़े के तौर पे, तो उसको खिताब कहा जाता है। ठीक है? या कोई आप अच्छा कारनामा जब करते तब मिलता है आपको। ठीक है? अच्छे कारनामों पे जो आपको जो मिलता है, किसकी जानिब से, किसकी तरफ से? या आपको बादशाहों की तरफ से, या किसी हुक्मरान की तरफ से,
या आप समझ लिए किसी अंजुमन की तरफ से या किसी अमीर लोगों की तरफ से जो चीज़ दिया जाता है उसको खिताब कहा जाता है ना? और उसके बाद जाके लक़ब की अगर हम बात करें तो लक़ब उसको कहा जाता है, वह नाम होता है जो किसी बड़ाई या एक तरीक़ा से खूबी की वजह से, है ना? तो खूबी आपका यानी कि वो जो है आपको किसी अच्छाई खूबी के वजह से जो नाम दिया जाता है और उसके बाद जाके आप एक तरीक़ा से जब आप अच्छा काम करते हैं, है ना? तो जब अच्छा काम करते हैं तो लोगों की तरफ से जो जो चीज़ दिया जाता है, अच्छे कारनामों की वजह से लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से, अवाम की जानिब से जो दिया जाता है लोगों की तरफ से, उसको लक़ब कहा जाता है। ठीक है? अच्छाई काम करने पर किसी ख़ास वजह से, है ना? जैसे कि हम बोल सकते हैं ना एग्ज़ाम्पल के तौर पे लक़ब का ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? बुलबुल हिंद, ठीक है? बुलबुल हिंद ले सकते हैं या आप ले लीजिए क्या ले सकते हैं हम? रुस्तमुल हिंद, है ना? रुस्तम हिंद ले सकते हैं, है ना? तो ये सब कहने का मतलब ये है कि अवाम की जानिब से जो लक़ब दिया जाता है अच्छे कारनामों की वजह से, लोगों की तरफ से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लक़ब। लेकिन अगर हम उर्फ़ की बात करें, तो ये असल नाम के अलावा जो एक्स्ट्रा नाम रहता है ना, उसी को कहा जाता है। असल नाम के अलावा, है ना? चाहे आपको आपके परिवार के लोग, वालिद साहब या वालिदा कोई भी हो, रिश्तेदार या प्यार या नफ़रत की वजह से कोई नाम रख देता है, जैसे गुड्डू, मोनू, सोनू, टोनू, है ना? तो उसे ही क्या कहा जाता है? उर्फ़ कहा जाता है। लेकिन जब तख़ल्लुस की बात आती है, तो तख़ल्लुस जो होता है, ये किसी एक तरीक़ा से आप समझ लीजिए कि क्या नाम है ये, शायर जो होते हैं, है ना? जो शायर होते हैं, तो ये शायर जो होते हैं अपने नाम के अलावा जो एक छोटा-सा नाम रख लेता है ना, तो उसको कहा जाता है तख़ल्लुस। तो शबनम कमाली एक मतलब कि अदीब है, यानी एक शायर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए ये शबनम जो है, इसका नाम पूरा नाम है शबनम कमाली, है ना? तो ये शबनम एक तरीक़ा से आपका तख़ल्लुस है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 का जो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तख़ल्लुस हो जाएगा। खिताब आपका बोले ना बादशाहों की तरफ से या किसी हुक्मरान की तरफ से दिया जाता है, जैसे एक तरीक़ा से आप जानिए कि आपका ये ले सकते हैं भारत रत्न, है ना? भारत रत्न सचिन सचिन तेंदुलकर को भी मिला है ना, तो वो आपका हो गया जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, ये भारत रत्न जो है खिताब के अंदर आता है। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की जानिब। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जिस लफ्ज़ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो अब देखिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बात आई है, तो वो नात के अंदर कहा जाता है ना? अभी हमने यहाँ पे ज़िक्र कर लिया था किसके बारे में? ये चारों ऑप्शन के बारे में ऊपर में क्या था अल्लाह तबारक व तआला की जिसमें तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, तो उसके लिए हम तो कहते हैं मनक़बत था बुज़ुर्गान दीन या सहाबा इकराम के बारे में या वली अल्लाह के बारे में जो ज़िक्र किया जाता है जिस नज़्म के अंदर वो मनक़बत होता है। और अगर कसीदे की बात करें, तो कसीदे के अंदर क्या होता है कि वो जो एक तरीक़ा से समझ लीजिए कि इसमें सभी लोगों की जो है तारीफ़ की जाती है ना? तारीफ़ या बुराई जो है जिसमें की जाए, सभी के लिए, तो वो कसीदे के अंदर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नात। ठीक है? चलिए, अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सहील अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है? ये 10वीं किताब दरअक्सा से है सवाल सहील अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो सहील अज़ीम आबादी जो जो पैदा हुए थे, वो पटना में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे पैदा? पैदा पटना के अंदर पैदा हुए थे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा? कि भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी भाभी दिल बहलाने और वक़्त काटने के लिए क्या करती थी?
है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो सिलाई व कटाई करती थी, या रिसाला पढ़ा करती थी, या आपका क्या है टीवी देखा करती थी, या खुतूत लिखा करती थी। तो रुकैया भाभी जो है अपनी मतलब कि दिल बहलाने के लिए, है ना, वक्त काटने के लिए तो खुतूत लिखा करती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है ना। नूर की जिद क्या है ना। तो नूर के माने होता है रोशनी, है ना, रोशनी। तो माने या मुतरादिफ अल्फाज हम बोल सकते हैं, है ना, रोशनी। लेकिन अगर इसकी जिद के माने क्या होता है, जिद एक तरीका से जिद के माने जो होता है वो उल्टा होता है। अगर ये नूर है, रोशनी का काम कर रही है, तो इसका एक तरीका से आप समझ लिए जुल्मत, क्योंकि जुल्मत के माने होता है अंधेरा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाब, राइट जवाब। जुल्मत का नूर का जिद क्या हो जाएगा, जुल्मत, तो जुल्मत का जिद नूर हो जाएगा, है ना। जुल्मत के माने अंधेरा हो जाता है, नूर के माने रोशनी हो जाता है। ठीक है, अब हम छठा 7वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ना। 7वां नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि फरार किसका अफसाना है। ये जो फरार है ये किसका अफसाना है। सबसे पहला तो एक बात याद रखना कि फरार एक अफसाना है। सवाल आपसे ये भी आ सकता है फरार क्या है, नाविल है, अफसाना है ना, क्या है। इस तरीका से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो फरार एक अफसाना है। ठीक है, तो आखिर ये है किसका। तो फरार एक अफसाना है। शैल अजीम आबादी का है, नहीं। शकीला अख्तर का है, नहीं, है ना। कमर जहाँ का है, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फरार किसका अफसाना है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। फरार किसका अफसाना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। ठीक है, अब चलते हम 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कमर जहाँ पहला अफसाना कौन सा है। कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है। तो कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है। तो पहले तो ये भी जानना है कि कमर जहाँ क्या है। तो कमर जहाँ एक अफसाना है ना। ठीक है, और ये अफसाना जो है पहला इसका अफसाना कौन सा है। तो अहद वफा, नहीं। सनम बेवफा, नहीं, है ना। सिला वफा, सिला वफा, नहीं। जुनून वफा। इसलिए यानी कि कमर जहाँ का पहले अफसाना कौन सा है। तो कमर जहाँ के पहले अफसाने का नाम है जुनून वफा। क्या नाम है, जुनून वफा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है कि मादा प्रस्थ सिर्फ, है ना, डैश डैट, है ना, हाल में जी रहे होते हैं। कहने का मतलब कि मादा प्रस्थ जो जो लोग होते हैं वो सिर्फ किस में जी रहे थे, हाल में, है ना। उसके बाद जाके यहाँ पे कह रहा माजी में जी रहे होते हैं, उसके बाद मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं, है ना। चौथा ऑप्शन है कि यहाँ पे हाल, माजी और मुस्तकबिल तीनों में जी रहे थे। तो आपने यहाँ पे पढ़ा था, इससे पहले हमने जो उर्दू का कवायद का दिया था तो उसमें हमने ज़माना का जिक्र किया था। ज़माना के 3 किस्में होते हैं। एक आप समझ लीजिए हाल होते हैं, और दूसरा हो जाते हैं माजी, और तीसरे की बात करें तो मुस्तकबिल, है ना। हाल मौजूदा दौर को कहा जाता है, माजी जो बीत गया है, मुस्तकबिल जो आने वाला है ना। तो ये रिपीटेशन कर दिया गया। तो ये मादा प्रश्न सिर्फ जी रहे होते हैं मुस्तकबिल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, है ना। 9 नंबर का जवाब क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा कि निगार अजीम का अफसाना। तो निगार अजीम का अफसाना आसियाना। तो आसियाना क्या है, एक अफसाना है। सवाल ये भी आपका बन के आ सकता है कि अफसाना आखिर क्या है, आसियाना क्या है।
तो आपको जवाब क्या होना चाहिए कि आशियाना जो एक अफसाना, ये आशियाना किसका है? निगार अजीम का। यहाँ भी आपका सवाल छुपा हुआ है, ठीक ना? कई सवाल बन सकता है यहाँ पे। आशियाना क्या है? तो अफसाना है ना? आशियाना के मुसन्निफ कौन है या शायर कौन है? तो निगार अजीम है। अब यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे सवाल। आप देख लेते हैं कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो ये किस तरीका का अफसाना है? पहला सवाल आ रहा है कि यहाँ पे नफ्सियाती है या समाजी है या जासूसी है या आपका रोमानी है ना? तो क्या है यह? तो 10 नंबर का सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि निगार अजीम का अफसाना जो है आशियाना, वो एक नफ्सियाती अफसाना है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 11 नंबर का क्या है। 11 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि, है ना, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर जो है कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ना? तो ये एक तरीका से समझ लीजिए कि जब एक तरीका से वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो बहुत से एक तरीका से प्रदूषण जब फैल जाता है, तो वो एक तरीका से ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सिर्फ ये पूछा था कि इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, एक सम्मेलन कब हुआ था, है ना? तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है कि 2007 में, दूसरा है कि 2006 में, तीसरा ऑप्शन है 2005 में और चौथा है 2004 में। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2007 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते अब हम 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धान के खेतों और गाय भैंस, है ना, के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो धान के खेत और गाय भैंस के गोबर, तो धान के खेतों, है ना, और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस आपका गैस बनती है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? मीथेन गैस या ओजोन गैस, है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से जो गैस बनते हैं उस गैस को कहा जाता है मीथेन गैस। क्या कहा जाता है? मीथेन गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसारुल सनादीद किसकी तसनीफ है? तसनीफ एक तरीका से तसनीफ भी हो सकती है या मुसन्निफ, इसके मुसन्निफ कौन है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। इसके शायर कौन है, ऐसे भी सवाल बन के आ सकता है ना? तो आसरुल सनादीद के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसकी तसनीफ है? तो ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद शिबली या हाली का है या ज़िकाउल्लाह का है। तो किसका है? तो आसरुल सनादीद किसकी तसनीफ है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद की है। किसकी है? सर सैयद की, ठीक है। अब हम चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज बरोज क्या हो रहा है? ठीक है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, क्योंकि कम समय में हमको इसको निकालना है। जहाँ पे एक्सप्लेन करने का आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा वक्त ले ही लेंगे, तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे डायरेक्ट हम, अ, जहाँ पे एक्सप्लेन करने का होगा तो वहाँ पे कर दिया जाएगा, बाकी हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 14 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज बरोज क्या हो रहा है? तो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तो 15 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीमराव की मादरी जबान क्या थी? तो भीमराव की मादरी जबान जो थी वो मराठी थी। क्या थी?
मराठी। ऑप्शन नंबर 1 वो मराठी थी। क्या थी? मराठी। 16 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 16 की है कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगा हसर कमिश्नरी का ताल्लुक किस सनफ से था? तो आगा हसर के बारे में पूछ रहा है कि इसका ताल्लुक किस सनफ से था। तो इसका ताल्लुक किस सनफ से था? तो आगा हसर का ताल्लुक जो था वो ड्रामा था। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ड्रामा से था। क्या? ड्रामा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 17 नंबर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 17 नंबर में लुत्फुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? लुत्फुर रहमान के बारे में बोल रहा है कि उर्दू टीचिंग से ज़्यादा के अलावा और किस चीज़ में उसका मज़ा आता था, है ना? तो अब इसका 17 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? तो लुत्फुर रहमान को जो उर्दू के अलावा आपका सियासत के अंदर था। किसके अंदर? सियासत का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो सियासत के अंदर इसका दिलचस्प और भी था। ठीक है। अब हम चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे कि 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 नंबर में कि ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है ना? तो ग्रहण के ज़मीन पे जो रहने वाले लोग होते हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर 2, है ना? सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि 2 ग्रहण का एक तरीका से वास्ता पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक सूरज ग्रहण और एक चाँद ग्रहण, है ना? इस तरीका से करते हैं ना, तो वो 2 ग्रहण हो जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर अब हम 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आर्य सदानंद और तंत्र, है ना, किताब कहाँ लिखी गई थी? तो ये किताब कहाँ लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, त्रिगना में लिखा है, त्रिगना में, है ना, त्रिगना में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, त्रिगना में लिखी गई थी। ठीक है। 20 नंबर का देखते हैं। तो 20 नंबर में कि ज़मीन किसका तवाफ करती है, यानी कि ज़मीन जो है किसका, मतलब कि किसके चारों ओर घूमती है। ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो सूरज का अतराफ करती है, एक तरीका से उसके चारों ओर घूमती है। सूरज अपनी जगह पे फिक्स रहता है, सूरज कहीं पे से हिल-डुल नहीं होता, ये सूरज है और इसके चारों तरफ से मतलब कि सर्कल की तरह से आपका पूरा 8 ग्रह जो है, सारा ग्रह घूमता रहता है, जिसमें से पृथ्वी भी यानी ज़मीन भी एक ग्रह है। ठीक है? और आपको फ़ील होता होगा कि हाँ, ये ज़मीन नहीं घूमती है, लेकिन ज़मीन घूमती है। ठीक है? सूरज अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है? तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर का देखें कि नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी? तो नज़ीर अहमद की वफ़ात जो हुई थी वो 2010 के अंदर हुआ था, है ना? 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी? यानी उसकी मौत जो उसका कब हुआ था? 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें, गालिब का असल नाम क्या था? तो गालिब का असल नाम था असदुल्ला खां गालिब, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गदर का वाक़या कब हुआ था? है ना? गदर के वाक़या कब हुआ था? है ना? तो 1857 में गदर का वाक़या हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। ऑप्शन नंबर 1 1857 में गदर का वाक़या हुआ था। ठीक है? अब हम चलते हैं 2000 क्वेश्चन नंबर 24 पे। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा था दोस्त? शामिल निसाब में मकतूब जो है शहबाज किसके नाम लिखे थे? तो किसके नाम लिखे थे शहबाज? बेटी के नाम लिखे थे। किसके नाम लिखे थे? शहबाज जो मकसूद लिखे थे वो बेटी के नाम लिखे थे, इसलिए 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 25 की अगर बात करें तो गफूर शहबाज का ताल्लुक किस शोबा के अंदर से है? यानी कि एक तरीका से रियासत के अंदर से है। शोबा और रियासत एक ही चीज़ होता है, राज्य यानी स्टेट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो 25 नंबर का सवाल ये कहता है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस शोबे से था? तो किस शोबे से था? तो इसका था ताल्लुक बिहार से। कहाँ से था? बिहार से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखें अगर यहाँ पे, तो 26 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेहदी अफ़ादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो मेहदी अफ़ादी कितनी शादियाँ की थी? तो मेहदी अफ़ादी जो थी, मेहदी अफ़ादी जो थे, वो 3 शादियाँ किए थे। कितने शादियाँ? ऑप्शन नंबर बी, है ना? 3 शादियाँ किए थे। ठीक है? अब हम चलते हैं जाके 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शामिल निसाब में इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था?
तो इंटरव्यू जो लिया गया था वो वेदी का लिया गया था। किसका इंटरव्यू लिया गया था? इंटरव्यू वेदी का लिया गया था। किसका? वेदी का। और जो इंटरव्यू लेने वाले का नाम था उसका नाम था अस्मत चगताई। क्या नाम था? अस्मत चगताई नाम था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन का, नहीं सॉरी 28 नंबर का। तो 28 नंबर में क्या बोल रहा है? फयाज रफत का ताल्लुक किस शोबे से था? यानी वही फिर से पूछा जा रहा है कि शोबा यानी एक तरीका से क्षेत्र से, एक तरीका से किस एरिया से था, है ना? किसका? फैयाज रफत का ताल्लुक, है ना? तो फैयाज रफत का ताल्लुक जो था वो आपका था ऑल इंडिया रेडियो से। किससे था? ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर का देखें तो चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो 29 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो चकबस्त की पैदाइश जो हुई थी वो फैजाबाद में हुई थी, फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। फैजाबाद के अंदर चकबस्त की पैदाइश हुई थी। 30 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो 30 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि शामिल निसाब नज्म में। तो एक नज्म है मुनाजिर फितरत। तो मुनाजिर फितरत या मुनाजिर कुदरत, फितरत के माने भी वही होता है, कुदरत के माने भी वही होता है। ठीक है, एक ही मीनिंग है, या ये बोल दो। तो ये एक तो यहाँ से सवाल निकल के आ रहा है कि मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत ये एक नज्म है। ठीक है, तो इसके पूछ रहा है कि इसके शायर कौन है। हो सकता है यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगा मुसन्निफ कौन है ना? तो ये मुनाजिर कुदरत के लिए जो है ये आपका कौन हो जाएगा? चकबस्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चकबस्त। ऑप्शन नंबर सी। 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31 नंबर का अगर हम बात करें यहाँ पे, 31 नंबर का सवाल क्या है? सवाल ये है कि जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल जो हुआ था 2004 ईस्वी के अंदर हुआ था। 2004 में जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 में हुआ था। 32 का करें अगर हम बात यहाँ पे, तो 32 का क्या बोला? परवीन साइदी ने किस साल मैट्रिक किया था? परवीन साइदी ने किस साल मैट्रिक किया था? तो परवीन साइदी ने मैट्रिक किया था वो 1925 में किया था। कब किया था? 1925 में, 1925 में। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात अगर हम करें कि मर्ज तनफिस से किसकी मौत हुई थी, है ना? मर्ज तनफिस से किसकी मौत हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 33 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परवेज सैदी की हुई थी। ठीक है, परवेज सैदी की। 34 नंबर के सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो सबसे पहले तो बिजली का खंभा है ना? तो बिजली के खंभा के शायर यहाँ पे 34 नंबर का सवाल है कि बिजली के खंभा के शायर कौन है? तो बिजली का खंभा कौन थे? तो आपका हो जाएगा नदा फाजली। ऑप्शन नंबर डी। बिजली का खंभा नदा फाजली, बिजली का खंभा नदा फाजली, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 35 नंबर के सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है ना? तो किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो नदा फाजली जो थे वो कमज़ोर तबका के लोगों के मसाइल को उभारा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 36 नंबर के सवाल की जगह, 36 का क्या हो जाएगा? 36 में जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, 36 नंबर में कि नज़्म बहुत आसान थी पहले। तो नज़्म बहुत आसान थी पहले किस तरह की नज़्म है? तो पहले तो ये बात यहाँ पे एक करना है, ये भी एक सवाल बन सकता है कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये क्या है? नज़्म अफ़साना है, मनक़बत है, क्या चीज़ है? तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि हाँ ये एक नज़्म है। अब यही पूछा जा रहा है कि ये किस तरह की नज़्म है? तो ये जो नज़्म है ये कौन-सी नज़्म हो जाएगी? पाबंद नज़्म है। कौन-सा नज़्म है? पाबंद नज़्म। ऑप्शन नंबर 1, 36 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाबंद नज़्म है। 37 की अगर हम बात करें यहाँ पे, 37 नंबर में बोला सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, है ना? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट जवाब जवाब होगा सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, है ना? 38 नंबर के सवाल की बात करें तो यहाँ पे 38 नंबर में ये कह रहा है कि नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है? खरा डिनर एक सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये था कि खरा डिनर जो एक नज़्म है, आज इसके शायर या मुसन्निफ जो है आपका कौन हो जाएगा? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 38 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री। 39 नंबर का अगर हम बात करें, 39 का सवाल का बात करें, रज़ज़ किस सनफ़ शायरी का हिस्सा है? तो ये जो रज़ज़ जो है ये किस सनफ़ शायरी का हिस्सा है? तो आपको जवाब जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्सिया के अंदर आता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद जाके 40 नंबर के क्वेश्चन का बात अगर हम करें, यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, जिस नज़्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मरने की जब बात की जाती है, मौत पे किया जाता है, तो वो आपका मरसिया के ऊपर बात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, है ना। और ये चीज़ बता दिया कसीदा में, जिसमें सभी की तारीफ या अच्छाई या बुराई जो बयान की जाती है, तो वो कसीदे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो खैर आपका 40 का सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, मरसिया। 41 की अगर बात करें तो गालिब के आबो अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? आबो अजदाद का मतलब होता है कि बाप दादा जो उसको आबो अजदाद कहा जाता है, तो वो हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? तो वो जो हिंदुस्तान आए थे, कहाँ से आए थे? गालिब के आबो अजदाद 41 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। उसके बाद हम करते हैं बात 42 नंबर के सवाल का, जब सवाल की बात करते हैं तो शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी, है ना। तो शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत जो थी वो एक तरीका से जिद्दत पसंद थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 43 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो शौक, है ना, ये शौक एक तरीका से तखल्लुस है। शौक लखनवी पूरा नाम था इसका। ठीक है, शौक के वालिद का क्या नाम है? तो शौक के वालिद का जो नाम था वो था आगा अली खां, है ना, आगा अली खान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 44 की अगर हम बात करें, 44 नंबर के सवाल की बात करें हम यहाँ पे, तो मसनवी ज़हर एक्स में किस लड़की का तस्करा क्या हुआ है? तो मसनवी एक ज़हर एक्स, तो सबसे पहला सवाल यहाँ से बन, ज़हर एक्स क्या है? तो एक मसनवी है और इसमें एक लड़की का जो किरदार किया गया है, मतलब तस्करा किया गया है। तो वो पूछ रहा है कि वो मतलब किसका तस्करा किया है? लड़की की तस्करा किया गया है। यहाँ पे अपना ये क्या हो जाएगा? तो बादशाह की लड़की का नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सौदागर की लड़की का। 44 का ऑप्शन नंबर सी, सौदागर की लड़की का तस्करा किया गया था ज़हर एक्स के अंदर में। ठीक है, देखिए अभी हम वहाँ पे ज़िक्र करते थे शौक के बारे में, तो शौक का पूरा नाम था शौक लखनवी। ये भी पूछा जाता है शौक लखनवी का पूरा नाम क्या है? अ, तो पूरा नाम आपका यहाँ पे क्या था? शौक लखनवी का पूरा नाम क्या है? 45 नंबर का पूछा जा रहा है, शौक लखनवी पूरा पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम था इसका था तसद्दुक हसीन खान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 46 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 46 में कहता है कि नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुआ था? तो नसीम की वफ़ात जो कितने साल की उम्र में हुआ था? नसीम की वफ़ात जो है 34 साल की उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें 47 नंबर के सवाल के जवाब की बात करें, तो बकौली, है ना, बकौली किस मसनबी का किरदार है? तो बकौली किस मसनबी का किरदार है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुलजार नसीम। किसका जवाब किस मसनबी का किरदार है? गुलजार नसीम का, है ना। नसीम का पूरा नाम गुलजार नसीम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 48 नंबर के सवाल पे। तो गंगा प्रसाद गोल, है ना, गंगा प्रसाद गोल दिया शंकर नसीम के कौन थे? तो ये पूछा जा रहा है कि गंगा प्रसाद कोल जो थे, गंगा प्रसाद कोल दिया शंकर नसीम के कौन थे? तो ये जो थे आपका वालिद थे। क्या थे? तो दिया शंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कौल। ऑप्शन नंबर सी, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 49 नंबर का हो जाएगा सवाल क्या है? 49 नंबर का सवाल कि मसनफ़ी की चाय जाए पैदाइश कहाँ है ना? मसनफ़ी की जायज़ पैदाइश कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरोहा, अमरोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 50 की अगर हम बात करें, 50 नंबर सवाल की, तो कौन मशहूर शायर मसनफ़ी के शागिर्द थे? एक मशहूर शायर है जिसका नाम मसनफ़ी, है ना? तो इसके शागिर्द कौन थे? तो इसके शागिर्द कौन थे? तो इसके शागिर्द का नाम था आतिश। क्या नाम था? आतिश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 51 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 51 नंबर में है कि मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम फ़िदा हसीन वामिक, है ना? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद देखिए 52 नंबर का क्या कह रहा कि जिस नज़्म में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जिस नज़्म में अगर रदीफ़ ना हो उसको गैर
मुरद्दिफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, 53 नंबर का अगर देखें हम यहाँ पे, 53 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से था। अहमद फराज का ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान से था। कहाँ से था? पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सही सी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जाके 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा कि हसन नईम का सन पैदाइश क्या है। हसन नईम की सन पैदाइश क्या है? तो हसन नईम की सन पैदाइश जो है हसन नईम की सन पैदाइश क्या हो जाएगा? 1923 है, या आपका 1924 है, या आपका 1925 है। डायरेक्ट आप इस पे जाइए। हसन नईम की पैदाइश सन पैदाइश जो है 1924 है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 की अगर हम बात करें, 55 की बात करें तो परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुए थे? परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुए थे? तो परवीन शाकिर जो मशहूर हुए थे वो गजल गो से। किससे हुए थे? गजल गो से। ऑप्शन नंबर 1 गजल गो से परवीन शाकिर मशहूर हुए थे। 56 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 56 नंबर का है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ था? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो हुआ था, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल वो 2004 में हुआ था। कितना में हुआ था? 2004 में। ठीक है, 57 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 57 में है कि शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? शामिल निसाब में एक दोहा है, उसके शायर या मुसन्निफ के बारे में पूछा जाएगा। शायर भी वही होता है, मुसन्निफ का माने भी वही हो गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाता तो यहाँ पे शामिल निसाब में दोहे के मुसन्निफ कौन है? तो इसका हो जाएगा जफर गोरखपुरी। क्या हो जाएगा? जफर गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर सी। 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जफर गोरखपुरी। 58 नंबर सवाल की बात करें तो दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में जो कितने मिसरे होते हैं, तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन नंबर 2, है ना। रवाई में 4 मिसरे होते हैं, है ना। तो दोहा में कितने होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। उसके बाद देखिए 59 नंबर का सवाल है कि उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिया हुई है? तो उर्दू में गीत की शमूलियत जो किस शायरी के द्वारा हुई है, तो वो आपका हो जाएगा उर्दू में, तो हिंदी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर की अगर हम बात करें सलाम मछली शायरी कब पैदा हुए थे? तो सलाम मछली शायरी जो आपका कब पैदा हुए थे? सलाम मछली शायरी, तो सलाम मछली शायरी 1921 में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1921 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सलाम मछली शायरी कब पैदा हुए थे? 1921 में। उसके बाद जाके 61 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो उर्दू शायरी का पहला दबस्तान कौन था? उर्दू शायरी का पहला दबस्तान कौन था? तो उर्दू शायरी का पहला दबस्तान जो था, दबस्तान दक्कन था। कहाँ था? दक्कन, दिल्ली नहीं, लखनऊ नहीं, दबस्तान दक्कन। ऑप्शन नंबर दक्कन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर के सवाल की बात अगर हम करें, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासतों की तश्कील किन बुनियादों पर अमल में आई थी? तो ये जो आज़ादी के बाद हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वो उसी वक्त एक जो बोला कि आज़ादी के बाद जो है जो नई रियासतों की, है ना, तश्कील की बुनियाद जो है पर अमल में आया था, है ना। किन बुनियादों पर अमल में आया था? तो ये जो बुनियादों पे जो अमल में आया था वो आप तरीका से समझ लीजिए, लिसानी, है ना, मजहबी नहीं, जोग्राफिया नहीं, सियासी नहीं, लिसानी, यानी एक तरीका से भाषा के आधार पे, है ना, कल्चर जो एक तरीका से भाषा बोलचाल के ऊपर जो है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका कि अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो सेकंड हैंड एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ या अफसाना निगार कौन है? तो सेकंड हैंड के मुसन्निफ या अफसाना निगार जो है वेयकुम मोहम्मद बशीर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी। 64 की अगर बात करें हम यहाँ पे, वेतराक नदी, है ना, किस सूबे में वाक़ है? वेतराक नदी के बारे में जो है ना पूछा जा रहा है किस सूबे के अंदर मतलब कि क्या था, वाक़ है, मौजूद है। तो ये जो है वतराक नदी जो है वो आपका गुजरात के अंदर मौजूद है। कहाँ? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 64 का डी हो जाएगा। 65 नंबर के सवाल की बात करें तो, है ना,
कर्नाटक की जबान क्या है? तो कर्नाटक की जबान क्या है? कर्नाटक की जबान कन्नड़ है। क्या? ऑप्शन नंबर 1। गुजरात की जबान गुजराती है, पंजाब की जबान पंजाबी है, आसाम की जबान आसमानी है ना, आसामी है। ठीक है, तो ये आसाम की जमा हो जाएगी जबान आसाम, ये पंजाब की पंजाब की है ना भाषा पंजाबी, गुजरात की गुजरात की जबान गुजराती। आइए जो है कर्नाटक की जबान, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 66 की बात करें, 66 नंबर का सवाल है कि कीतू किस जुर्म में जेल जाता है? कीतू किस जुर्म में जेल जाता है? तो कीतू जो जाता है वो आपका अ, जंगल काटने के जुर्म में जेल जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 67 की अगर बात करें हम यहाँ, तो आसाम में कौन सी जबान बोली जाती है? तो अभी आपने यहाँ पे बताया था आसाम में आसामी जबान, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में बंगाली है ना, कोलकाता के अंदर मैथिली है ना, महाराष्ट्र के अंदर मैथिली जबान मैथिली बिहार के अंदर बोली जाती है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर का है। 68 नंबर में ये बोला जा रहा है कि पैसाजी अप है ना फ्रांस से कौन सी जबान निकली है? ये जो आपका है आपका पंजाबी जबान आपका निकला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 69 की अगर हम बात करें, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? यानी किसका लिखा हुआ है इसका यानी कि इसके शायर कौन है या मुसन्निफ कौन है? तो बारिश की एक सुबह जो है ये सीताकांत महापात्रा की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसका? सीताकांत महापात्रा। 70 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो शामिल निशान नज्म में वह मुलाकात किस जबान का है? तो वह मुलाकात एक नज्म है, और ये किस जबान का है? तो ये जो जबान जो है आपका मलयालम जबान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी। 71 की अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? अब यहाँ पे से आपका कवायद का प्रश्न शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पढ़ेगा, ये पूछा जा रहा है कि पढ़ेगा किस तरह का फेल है। तो आपको पता था है ना कि काम के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ज़माने से पढ़ेगा, यहाँ पे गा की बात होगी है, तो ये मुस्तकबिल के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माजी के लिए आपका था थे थी आ जाएगा, है ना, वहाँ पे चीन आपका था थे है ना, उसके बाद जाके अलिफ आ गया, है ना, या आपका ये आ जाएगा। अगर ये चीज़ है आपका, तो इसका मतलब है कि आपका वो आपका माजी के अंदर है। मुस्तकबिल के लिए गा गेगी, है ना, गा गे अगी, ये 3 गो लफ्ज रखना, इसे पता चल जाएगा। हाल, हाल के लिए आप रख सकते हैं मौजूदा दौर को कहा जाता है हो, हूँ, है ना, और उसके बाद जाके हैं, ये सब आपका क्या हो जाएगा? हाल के अंदर आ जाएगा। तो 71 नंबर का सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, मुस्तकबिल। ठीक है, अब चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे से 72 में दर्ज झेल में से खिताब कौन है? तो खिताब कौन सा है? तो अमीर शरीयत नहीं, ये एक तरीका से आपका अमीर शरीयत जो एक अंजुमन के अंदर मान सकते हैं, एक अदारा के तौर पे एक शरीयत में एक कमेटी उसके अंदर रख सकते हैं, ये नहीं होगा। शेख ये भी नहीं होगा। साद, साद नहीं हो सकता, है ना, साद आपका क्या हो सकता है? तखल्लुस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तखल्लुस के अंदर साद आएगा। सादाजी मावादी है ना, तो शायर है सादाजी मावादी, तो इसलिए साद वहाँ पे से लगा दिया। खान बहादुर जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। खान बहादुर आपका क्या है? खिताब है जो सरकार की तरफ से या किसी हुक्मरान की तरफ से दिया जाता है। खान बहादुर, भारत रत्न, है ना, ये सब क्या है आपका खिताब के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 72 का बी हो जाएगा। और उसके बाद जाके हम 72 का हो गया। 73 के अगर सवाल के बाद मुनासिब लफ्ज से जुमले मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हैं? तो जब तुम की बात हुआ तो ये तो आपका
तुम कहाँ जाते हैं, सेटअप नहीं हो रहा, तुम कहाँ जाते नहीं, ये तो मैं के साथ लगेगा, है ना, ये सिंगल के साथ लगेगा। अब तुम कहाँ जाते हो या तुम कहाँ जाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पे सेटअप नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, तुम कहाँ जाते हो, है ना, सेटअप ये होगा मुनासिब जुमला में, यही मुकम्मल हो रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 74 का क्या बोल रहा है कि मगरिब की जिद क्या हो जाएगा। तो मगरिब का मतलब यानी एक तरीका से पश्चिम, तो मगरिब का क्या हो जाएगा, हाँ मशरिक हो जाएगा। मगरिब का ऑप्शन नंबर ए, 74 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मशरिक। शुमाल का जुनूब हो जाएगा, ये इसका जिद हो जाएगा, ये इसका जिद हो जाएगा, है ना। ग्रुप एक तरीका से मुतरादिफ अल्फाज है, आप बोल सकते हैं इसका मशरिक का, उसी के टाइम में लगभग आता है। 75 की नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा। तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब होगा सख्त मुसीबत आना, या ईंट तोड़ना, या गुस्सा होना, है ना, या नष्ट नाबूद कर देना, यानी कि तहस नहस कर देना, ख़त्म कर देना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक मुहावरा है, मुहावरा से याद आया कि एगो आपका मुहावरा रहता है जो पूछा भी जाता है मुहावरा, और दूसरा आपका रहता है ज़रूरुल मसल, ठीक है। मुहावरा की पहचान यहाँ पे ये है, पहचान याद रखना कि आखिर में इसके जो है ना रहेगा, अगर ना है तो इसका मतलब ये मुहावरा है, अगर ना नहीं है तो फिर ज़रूरुल मसल यानी कहावत के अंदर हम रख सकते हैं। जैसे है ना कि 9 2 11 होना, इसका मतलब मुहावरा है ना। आ, ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा, तो यहाँ पे अलिफ आ रहा, तो ये आपका इसके कहावत के अंदर आ जाएगा। तो ये भी याद रखना कि मुहावरा की पहचान जो रखना आखिर में ना आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 76 नंबर का, शौक का मुतरादिफ क्या होगा। तो शौक का मुतरादिफ के अल्फाज की बात कर रहा, तो शौक का मुतरादिफ, मुतरादिफ अल्फाज उसको कहा जाता है कि ये एक जैसा माने देने वाले लफ्ज़ को मुतरादिफ के अंदर रखा जाता है। ये शौक का क्या हो जाएगा, ज़ौक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर 1। 77 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बागीचा इस्म की कौन सी किस्म है। तो बागीचा इस्म की आपकी कौन सा है, तो बागीचा आपका इस्म की कौन सी किस्म है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर मुसग्गर, इसमें मुसग्गर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं मुसग्गर क्या होता है ना, इसमें आला क्या होता है, इसमें सूद क्या होता है, इसमें हामिया क्या होता है, हालिया। इसमें आला का मतलब ये होता है कि जिससे आपका औजार या हथियार का जिक्र हो, जैसे चाकू, है ना, झाड़ू, है ना, झाड़ू। तो ये आपका यानी कि कलाम यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो मतलब औज़ार को ज़ाहिर करे, हथियार को ज़ाहिर करे, वो इसम आला के अंदर आएगा। इसमें सूत वो होता है यानी कि आवाज़, ऐसा लफ्ज़ जिससे आवाज़ का पता चलता हो। जैसे बोलते हैं ना टन टन, टन टन, है ना? टप टप, है ना? टप टप, ये आवाज़ है। तो ऐसा लफ्ज़ जो ये इसम सूत को ज़ाहिर करता है ना? छप छप, है ना? छन छन, तो ये सब इसम सूत का, इसम सूत का मतलब एक तरीका से आवाज़, आवाज़ के अंदर आप रख सकते हैं। इसम आला इसके अंदर आ जाएगा। इसम मुसग्गर एक तरीका से किसी बड़ा चीज़ को दिखाता है, ठीक है ना? छोटा चीज़ को दिखाएगा, किसको दिखाएगा? इसम मुसग्गर छोटा चीज़ को, यानी कि आपका जिस लफ्ज़ से छोटापन का ज़ाहिर हो तो वो मुसग्गर के अंदर आएगा। मुकब्बर का मतलब हो जाएगा आपका जिस चीज़ से बड़ा चीज़ का होगा। वही अगर बाग रहता तो मुकब्बर हो जाता, यहाँ पे लेकिन बागीचा है इसलिए मुसग्गर हो गया, ठीक है? चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन, ये 78 नंबर का क्वेश्चन का रबाई में कुल कितने मिसरे होते? तो रबाई में आपका रबाई में कितने मिसरे हो जाएगा? तो रबाई में आपका जो है 4 मिसरे हो जाएगा। कितना मिसरे हो जाएगा? 4। अब पता था कि दोहा में 2 होता है ना? दोहा में 2, रबाई में 4। उसके बाद देखिए मध्य का ताल्लुक किस सनफ़ शायरी से था? मध्य का ताल्लुक जो 79 नंबर का है ना?
तो मद का ताल्लुक किस सनफ शायरी से? तो मद का ताल्लुक जो है किस सनफ शायरी से? तो मद का ताल्लुक अगर देखा जाए तो वो कसीदा के अंदर से। किसके अंदर से? कसीदा का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट जवाब। 80 का देखिए, 80 में क्या बोल रहा है कि इसम जमा की मिसाल कौन है? इसमें से इसम जमा। देखिए तादाद जो होता है ना, तादाद के दो अकसाम होते हैं। एक वाहिद का एक का नाम वाहिद है, दूसरे का नाम जमा है, यानी इसम जमा इसम वाहिद। तो वाहिद के माने एक होता है और जमा के माने एक से ज़्यादा होता है ना? एक से ज़्यादा होता है। तो यहीं पे पूछा जा रहा है कि इस लफ्ज़ में से आपको कौन सा लफ्ज़ है जो एक से ज़्यादा को ज़ाहिर कर रहा है ना? इसमें यहाँ पे फौज, ठीक है, ये नहीं होगा। लड़की एक का ज़ाहिर हुआ, औरत एक का ज़ाहिर हुआ, लेकिन लड़कियाँ एक से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब 81 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 81 नंबर का अगर हम सवाल की बात करें, 81 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को फ़ेल कहते हैं, मफ़ूल कहते हैं, इस्म कहते हैं या फ़ाल कहते हैं। तो अब यहाँ पे से देख लेते हैं। इस्म के मतलब नाम होता है, जो भी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ नाम है, जिसका नाम है वो सारा का सारा इस्म है। लेकिन फ़ाल, फ़ेल, मफ़ूल को इस जुमले से हम समझते हैं कि वह सेब खा रही है, वह सेब खा रही है। तो अब देखो खाने का काम हुआ, खाने का काम हुआ, तो ये जो खा रही है ये आपका फ़ेल हुआ, ठीक है? कौन खाया? वह खाई, ये आपका फ़ाल हो गया। क्या खाई? असर किस पे पड़ा? सेब पे। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? मफ़ूल हो गया, मफ़ूल हो गया, ठीक है? तो जो काम करता है उसको फ़ाल कहा जाता है, जो काम होता है वो फ़ेल होता है। जो अ, जो चीज़ होना, किसी चीज़ का होना काम है, जो उस चीज़ को होने को करते हैं उसको काम कहते हैं। जो चीज़ किया जाता है वो आपका मफ़ूल के अंदर एक तरीक़ा से जिस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो मफ़ूल के अंदर आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो फ़ाल कहते हैं। 82 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 82 नंबर का कि इसम अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? तो इसम अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको जमा कहते हैं, ठीक है? तादाद की दो ही किस्में होते हैं, जमा ये नहीं, वाहिद होते हैं, एक जमा होते हैं, जिसमें से अगर अगर इसमें एक है, एक नाम है तो इसका मतलब वाहिद है, एक से ज़्यादा तो इसका मतलब जमा है। तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 83 की अगर बात करें हम यहाँ पे, फिर से किसी काम करने का शक किस फ़ेल में आता है? तो शक की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका कितना था? 83 नंबर का सवाल ये कह रहा है ना कि किसी काम के करने का शक अगर फ़ेल में मिलता हो तो उसको क्या कहा जाता है? अगर शक मिलता है तो इसका मतलब है कि एहतिमाली होता है ना? है ना? एहतिमाली, है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तमन्नाई का मतलब कोई चीज़ ख़्वाहिश करना, जताना, है ना? अमर मतलब एक तरीक़े से फ़िक्स हो जाना, है ना? ऑप्शन नंबर 83 का ये हो जाएगा। 84 की बात आप यहाँ पे करते हैं कि ज़ेल में से कलमा कौन है ना? तो कलमा आपका यहाँ पे से क्या हो जाएगा? तो कलमा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी, झगड़ा, झगड़ा आपका कलमा हो जाएगा। अब कलमा किसको कहा जाता है? आपने वहाँ पे पढ़ा था कि लफ्ज़ के 2 गो किस्म होता है, एक होता है मौजू, दूसरा होता है महमल। तो मौजू वो होता है, मौजू का ही दूसरा नाम कलमा है, ठीक है? ये माने देता है, ना माने देता है। यानी जिसका कुछ माने होता है वो लफ्ज़ मौजू होता है, वही कलमा होता है, और जिसका कुछ माने नहीं होता वही आपका क्या होता है? महमल होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो पूछा है वाय, वाय क्या होता है? नहीं, वाई नहीं, वगड़ा, यानी कि ये बोला रहा झगड़ा, तो अगर झगड़ा रहता तो फिर आपका कलमा हो जाता, मौजू हो जाता, लेकिन वगड़ा कुछ नहीं। चाय वाई, है ना? तो ये भी कुछ नहीं, वाई ये भी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे झगड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 85 की अगर बात करें तो अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। तो अहमद लकड़ी की कुर्सी पे बैठा है, इस जुमला में फ़ेल कौन-सा है? तो यहाँ पे एक तरीक़ा से फ़ेल जो हो जाएगा, जैसे अहमद ये इसम है,
लकड़ी भी एक तरीका से इसमें देखा जाएगा, कुर्सी पर, कुर्सी एक तरीका से इसमें हो जाएगा। लेकिन बैठना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब फेल पूछा था, तो फेल आपका यहाँ पे फेल जो हो जाएगा आपका बैठना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैठना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 86 नंबर क्या है, सही जुमला मंतखब कीजिए, यानी जो जुमला सही है आप उसको चुने। अर्जुन ने देखा, अर्जुन, अर्जुन ने देखा, अर्जुन देखा, देखा, अर्जुन से देखा, है ना, अर्जुन से देखा, है ना, अर्जुन ने देखी, तो अर्जुन ने देखा। ऑप्शन नंबर एक 86 का सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये सारा का सारा गलत। ऑप्शन नंबर एक 86 का। 87 की बात अगर हम यहाँ पे करें, 87 में क्या है ना, गाय का मुजक्कर क्या होगा। तो गाय का अगर मुजक्कर की हम 87 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, गाय का मुजक्कर भैंस, भैंसा, है ना, बछड़ा नहीं, मुजक्कर अगर बात करें गाय का तो यहाँ पे बैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गाय बैल। 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 नंबर का क्या बोल रहा है, मतरजात लफ्ज की मिसाल दिया। मतरजात का मतलब ये होता है एक तरीका से कि इसमें जो है एक दूसरे का उल्टा कौन है ना, जिद जिसको बोला जाता है, जिद की बात हो रही है, यानी उल्टा की बात हो रही है, उल्टा की बात हो, तो नसीब व फ्राज आपका सही यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, है ना। 88 का ऑप्शन है। रंजो गम, तो रंज के माने भी वही होता है, गम के माने भी वही होता है, ये नहीं होगा। खतो खतावत, ये भी नहीं ये होगा। हुस्न व जमाल दोनों का माने एक ही होता, नहीं ये होगा। यहाँ पे बोला था मतरजात मतलब एक जैसा, मतलब एक जैसा नहीं, सॉरी, मतलब उल्टा लफ्ज पहचाने, तो नसीब का उल्टा फ्राज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। 89 की अगर बात करें, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। तो गज़ल का आखिरी शेर आपको हमने वहाँ पे से गज़ल लिया था, उसी के द्वारा आपको हमने बताया था सारा चीज़ कि आपका ये जो है क्या नाम है, कि गज़ल के अंदर जो है कौन-कौन सा पार्ट होते हैं, मिसरा किसे कहा जाता है, शेर किसे कहा जाता है, सारा चीज़ बताए थे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा ये जा रहा है कि गज़ल का आखिरी शेर, तो गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहेंगे। तो गज़ल के आखिरी शेर को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, मक्ता बोलेंगे, है ना। क्या कहेंगे हम, मक्ता कहेंगे। गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहेंगे, मक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, मक्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। मतलब किसको बोले, गज़ल के पहले शेर में जो रहता है उसको मतलब कहा जाता है। ये रहता है पहले का बात होता है, और ये होता है आखिर का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करते हैं, तो 90 की बात अगर हम करते हैं तो कलमा, है ना, कलमा जामिद की मिसाल है। तो जामिद की मिसाल इसमें से कौन हो जाएगा। कलमा जामिद की मिसाल आपका पहाड़ है, पढ़ना है ना। जामिद के माने क्या आता है, एक तरीका से फिक्स चीज होना, है ना। जामिद मस्दर है ना, मस्तक, तीन को था ना, इसम के तीन अकसाम होते हैं, तो तीन अकसाम में था जिसमें एक जामिद था। जामिद एक तरीका से फिक्स होना, यानी ये ना किसी से बना ना इससे कोई चीज बन सकता, जैसे पहाड़, पहाड़ किसी चीज से नहीं बना ना इससे कोई चीज और बनाया जा सकता, इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर एक हो जाता। ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर एक पहाड़ हो जाएगा। उसके बाद जाके हम बात करें यहाँ पे 91 की, तो अहमद पटना जा रहा है, तो अहमद पटना जा रहा है, इसमें फेल किया है, तो फेल आपको पता चल गया कि जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अहमद की बात करें तो ये इसम है, यानी कि हम बोल सकते हैं नाम, या इसम भी बोल सकते हैं, इसको हम फाल भी बोल सकते हैं, जाने का काम कर रहा है ना। कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है ना, तो ये भी एक तरीका से इसम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 91 का ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, तो गालिब क्या है, तखल्लुस है। क्या है, तखल्लुस है, ऑप्शन नंबर सी। हमने लक़ब की बात कर लिया था, है ना, उर्फ़ के नाम कर लेता है एक से ज़्यादा, यानी कि नाम के अलावा जो अच्छाई या बुराई के नाम पे जो घर वाले रख देते हैं उर्फ़ नाम, तो वो उर्फ़ के अंदर आता है। लक़ब वो होता है जो आपका आम की तरफ से रख दिया जाता है। खिताब वो होता है जो अंजुमन किसी हुक्मरान की तरफ से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तखल्लुस की शायर के साथ बात हुई है कि मिर्ज़ा
असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या था? तखल्लुस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे से हम 93 की बात करते हैं। फ़िक्र की जमा क्या हो जाएगी? फ़िक्र की जमा की अगर बात करें तो अफ़कार हो जाएगी, है ना? आपका पढ़े थे तादाद के 2 अक़साम होते हैं, एक वाहिद दूसरा जमा होता है। फ़िक्र की जमा अफ़कार। ऑप्शन नंबर बी आपका। 94 की अगर बात करें ज़हन, ज़हनहीन तालिब इल्म में ज़हन क्या है? तो ज़हनहीन तालिब इल्म में क्या है ज़हन? ज़हन एक सिफ़त है। सिफ़त पता ना किसी भी जो इस्म की जो है खूबी या ख़राबी का ज़िक्र करता है ना, अच्छाई या बुराई, है ना? यानी नेगेटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ की अगर बात करती है तो वो सिफ़त के अंदर है। इस्म आला आप जान चुके हैं कि औज़ार या हथियार के लिए। एक चीज़ फ़ेल भी आप जान चुके हैं काम करने के, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इसको जान लेना है इस्म ज़र्फ़ के बारे में। इस्म ज़र्फ़ क्या होता है? ये चीज़ आपको जान लेना है। तो इस्म ज़र्फ़ जो होता है, इस्म ज़र्फ़ का ताल्लुक जो है एक वक़्त से है और दूसरा जो है आपका अ, वक़्त हो गया और उसके बाद जाके आपका जगह से है। 2 चीज़ से है। यानी कि ऐसा नाम या मतलब ऐसा इस्म यानी नाम है जो वक़्त को दिखाए, जैसे शाम। ये इस्म वक़्त के अंदर आ जाता है, यानी इसका नाम जो दिया गया एक तरीक़ा से आप समझिए इसको जो है इस्म ज़मा। जब ज़मा की बात होगी तो ये आपका अ, ज़मा की बात होगी ना, तो ज़मा एक तरीक़ा से वक़्त के अंदर आ जाएगा और जब मका की बात करेगा, तो आपका जगह के अंदर आ जाएगा। जैसे शाम, दिन, रात ये आपका जो है इसमें ज़मा के अंदर आ जाएगा, ये आपका वक़्त के अंदर आएगा। मका के अंदर क्या आ जाएगा? जगह यानी जैसे कि पटना अगर हम बता दिए यहाँ पे तो स्कूल ये सब जगह है, तो ये आपका इसमें जगह के अंदर यानी मका के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 95 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तुम आए थे, तो कौन सैगा है? तो तुम आए थे कौन-सा है? तो तुम आए थे। अब यहाँ पे वाहिद हाज़िर है, वाहिद गैब है, तो तुम की बात हो रही है, जमा हाज़िर है ना? तो ये क्या है? 95 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो तुम आए थे, तो सिंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो वाहिद हाज़िर। मुतकल्लिम वो होता है जो बोलता है, बोलने वाले को यानी फर्स्ट पर्सन ये होता है मुतकल्लिम। सेकंड पर्सन जो होता है वो हाज़िर होता है। हाज़िर वाले को रखा जाता है सेकंड पर्सन के अंदर में। प्रथम पुरुष सेकंड है ना, तृतीय पुरुष या अंतिम पुरुष जो होता है ना? गायब जो होता है वो तृतीय पुरुष होता है यानी थर्ड पर्सन होता है ना? तो तुम आए थे, तो तुम की बात हो रही तो तुम आपका हाज़िर के अंदर होगा, लेकिन एक तो का जमा करने का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही का हो जाएगा। उसके बाद 96 की अगर हम बात करें माज़ी बईद की पहचान कीजिए। बईद का मतलब क्या हो जाता है? तो सबसे पहले बईद का मतलब समझता है तो बईद का मतलब एक तरीक़ा से करीब हो जाता है ना? बईद मतलब है ना? आया था। तो वो माज़ी बईद का वो आया, नहीं वो आया है, नहीं। बईद मतलब एक तरह से दूर बोल सकते हैं ना? हाँ, तो माज़ी बईद की पहचान कीजिए। वो आया, नहीं। वो आया है, नहीं। ये तो करीब में आ गया। वो आता था, नहीं। है ना? वो आया था, है ना? वो आया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब इसका हो जाएगा 96 का। 97 की अगर हम बात करें, तो इब्न मरियम किसकी मिसाल है? इब्न मरियम जो है, आप लक़ब तो नहीं ले सकते क्योंकि ये अमाम की तरफ से रखा जाता है ना? उर्फ़ जो आपका एक नाम के अलावा एक्स्ट्रा नाम जो रहता है, एक्स्ट्रा नाम, तख़ल्लुस ये शायर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुन्नियत जो है आपका, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? 97 का ऑप्शन नंबर सी। 98 की बात करें अगर हम यहाँ पे, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद, तादाद का मतलब गिनती क्या होती है? गिनती। तादाद के माने क्या हो जाता है? गिनती। गिनती होती है। 11 स्कूल तो नहीं है ना? तादाद गिनती, तो गिनती 11 है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 99 की अगर हम बात करें, 99 तो कुफ्र की ज़िद बताएं। तो कुफ्र की ज़िद क्या हो जाएगी? कुफ्र की ज़िद ईमान, है ना? ज़िद पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कुफ्र का ज़िद ईमान। उसके बाद देखिए 100 नंबर का सवाल का जवाब क्या बोल रहा है कि रवाई की जमा क्या होगी? एक 100 नंबर का रवाई की जमा क्या हो जाएगी? तो रवाई की जमा जो हो गई रवा, रवायात,
है ना, रवायात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब सेशन 20 शुरू होता है, लेकिन इसमें से हमको जो है सिर्फ वाइज जमा जो सवाल दिया हुआ वो सवाल हम लेंगे, सब्जेक्टिव से हमको मतलब नहीं है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे दर्ज झेल में से किसी 5 की जमा, तो ये बनाना है, हमको तो पूरा जाना है। नूर की जमा अनवार, नूर की जमा अनवार, अदद की जमा आदाद, नजीद की जमा अजदाद, अजदाद, है ना, रूह की जमा अरवाह, है ना, फन की जमा फुनून, फेल की जमा अफ़आल, है ना, खबर की जमा अखबार, है ना, शेर की जमा अशार, मरकज़ की जमा मराकज़, है ना, रक़्म की जमा रुकूम, और यहाँ पे वजीद पूछा है। कुफ्र का ईमान अभी आपने ऊपर देखा था। हक का हुकूक, ओ सॉरी, हक का नाहक, क्योंकि ये आपका जिद पूछ रहा, नाहक, आलिम का जाहिल, इनकार का इकरार, उरूज का जवाल, मौत का जिंदगी, है ना, अव्वल का आखिर, मुमकिन का नामुमकिन, जदीद का कदीम, सब का जंग का आज़ादी। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर इसी तरीक़ा से आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन चाहिए बिहार डीएलएड के लिए और प्लस उसके लिए, तो आप कमेंट्स करके और अपने ये इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं, आपके जानने वाले हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा और इसको कंटिन्यू रखा जाए, तो फिर आप बता सकते हैं कि इंग्लिश का भी ऐसा सेशन लाइए। तो इंशाल्लाह मैं अगला सेशन लेकर आऊँगा इंग्लिश का भी इसी तरीक़ा से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।